ये स्टूडेंट, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो चलिए हम चलते हैं लखनवी अंदाज पाठ की तरफ। मैंने इसकी समरी आपको समझा दी है और वीडियो भी बना के भेजी हुई है। अब हम करते हैं इसके अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उससे तनिक भी बातचीत करने के लिए उत्सुक नहीं हैं। इसका उत्तर होगा कि लेखक को डिब्बे में आया देखकर नवाब साहब की आंखों में असंतोष सा छा गया। ऐसा लगा कि मानो लेखक के आने से उनके एकांत में बाधा पड़ गई हो। उन्होंने लेखक से कोई बातचीत नहीं करी कि उनकी तरफ देखा भी नहीं। वे खिड़की के बाहर देखने का नाटक करने लगे, साथ ही डिब्बे की स्थिति पर गौर करने लगे। इससे लेखक को पता चल गया कि नवाब साहब ने उनसे बातचीत करने के लिए उत्सुक नहीं हैं। अब अगला प्रश्न है कि नवाब साहब ने बहुत यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च भूनकर अंततः सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? तो इसका आंसर होगा कि नवाबों के मन में अपने नवाबों की धाक जमाने की बात रहती है, इसलिए वे सामान्य समाज के तौर तरीकों को ठुकराते हैं तथा नए नए सूक्ष्म तरीके खोजते हैं जिससे उनकी अमीरी प्रकट हो। नवाब साहब अकेले में बैठे बैठे खीरे खाने की तैयारी कर रहे थे, परंतु लेखक को सामने देखकर उन्हें अपनी नवाबी दिखाने का अवसर मिल गया। उन्होंने दुनिया की रीत से हटकर खीरे सूंघे और बाहर फेंक दिए। इस प्रकार उन्होंने लेखक के मन पर अपनी अमीरी की धाक जमा दी। अब अगला क्वेश्चन है, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस कथन पर आप कहाँ तक सहमत हैं? इसका आंसर होगा, हम यशपाल के विचारों से सहमत हैं। बिना घटना, बिना पात्र, बिना विचार की कहानी नहीं लिखी जा सकती। कहानी का अर्थ है क्या हुआ उसे कहना। अतः जब घटना ही नहीं होगी तो वह कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ? बिना पात्रों के कुछ होगा, घटेगा कैसे? कहानी में कोई ना कोई विचार, बात या उद्देश्य अवश्य होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है जो है, अब फोर्थ क्वेश्चन आप स्वयं भी कर लेंगे। निबंध को क्या नाम देना चाहेंगे और क्यों? अब अगला प्रश्न जो है फिफ्थ करेंगे, रचना और अभिव्यक्ति का। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है, इस प्रक्रिया को अपने शब्दों में लिखिए। तो नवाब साहब बड़े आराम के साथ पालथी मारकर बैठे थे। उनके सामने तौलिए पर कुछ ताजे कच्चे खीरे रखे हैं। वे ऐसे बैठे हैं मानो दिन भर में उन्हें एक यही महत्वपूर्ण काम करना है। धीरे से उन्होंने तौलिए को उठाया, झाड़ा और बिछाया। अब सीट के नीचे से पानी का लोटा उठाया, उस पानी से खिड़की के बाहर करके खीरे धोए। धोए हुए खीरे तौलिए पर रखे। फिर एक खीरे को उठाया, जेब से चाकू निकाला। क्या किया उन्होंने? चाकू से खीरे का सिर काटा, एक सिरे को चाकू से गोंदा, उसकी झाग निकाली। फिर बड़ी कलाकारी और कोमलता से खीरे को छीला। तत्पश्चात उसे काटकर उसकी फांके बनाई। उन्हें एक एक करके बड़े ही क्रम से सजाकर तौलिए पर रखा। अब उस पर जीरा, नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरकी। अब जे खीरे खाने के लिए तैयार थे। अब फिफ्थ क्वेश्चन का ख पार्ट नहीं करना है और सिक्स्थ क्वेश्चन भी नहीं करना है। सेवंथ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ तो ऐसे सनकों का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर होगा हाँ, सनक का सकारात्मक रूप भी हो सकता है। प्राय गांधी, सुभाष, विवेकानंद, मदन मोहन मालवीय आदि महापुरुष भी सनकी हुए हैं। उन्हें जिस चीज की सनक सवार हो जाती है उसे पूरा करके ही छोड़ते थे। कौन नहीं जानता कि गांधी जी को अहिंसात्मक आंदोलनों की सनक थी। आंदोलन में जरा भी हिंसा होती थी तो क्या करते थे वो? अपने आंदोलन को वापस ले लेते थे। विवेकानंद जी को ईश्वर को जानने की सनक थी। वे किसी संत महात्मा से मिलते थे, उनसे पूछते कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? उनकी इसी सनक ने उन्हें ज्ञानी बना दिया। वे रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। ठीक है, ये थे आपके लखनवी अंदाज के क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।